हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस की सीरीज को। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस सीरीज को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर द पोस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्रिएटेड इन इंडिया। देखो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए, इसकी पोस्ट जो है ना, ये इंडिया में कब लाई गई थी? ठीक है, एनएसए समझते हैं ना, देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसकी जो पोस्ट है ना, इसको लाया गया था 1998 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो, आया हुआ है एसएससी एमटीएस 2021 के एग्जाम में। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। देखो, जो हमारा ये है ना एनएसए, इसके जो पहले एडवाइजर थे ना, वो थे ब्रजेश मिश्रा। ठीक है, और बात करूं अभी कौन है, तो अभी है इसके अजीत कुमार डोवल। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, फर्स्ट वाला याद रखेंगे। ठीक है, और साथ में अभी रिसेंट वाला याद रखेंगे। ठीक है, अजीत कुमार डोभल। ठीक है, दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल हेल्ड। ये जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है ना, इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो कौन से साल में हुई थी? तो देखो, हमारे पास ऑप्शन में देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ये हो जाएगा 1962। ठीक है, 1962 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी एनआईसी की। और बेसिकली ना देखा जाए ना, तो जो ये एनआईसी है ना, ये एक सीनियर पॉलिटिशियंस का और पब्लिक फिगर्स का ना एक ग्रुप है। प्रॉपर ये पूरा ग्रुप है। और बेसिकली ये काम क्या करता है, जैसे कि कम्युनलिज्म हो गया, कास्टिसिज्म हो गया, रिलीजनलिज्म हो गया। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, जैसे जातिवाद है ना, इसको बोलते हैं जातिवाद, जातिवाद हो जाएगा ये। और रीजनलिज्म जैसे क्षेत्रवाद हो जाएगा। तो बेसिकली ना इसके समाधान का काम करती है ये एन आई सी। ठीक है, और और ये देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए काम करती है। अच्छा, एनआईसी से इम्पोर्टेंट एक चीज आपको याद रखना है, वो ये है कि जो एनआईसी का जो अध्यक्ष होता है ना, वो हमारे पीएम होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, तो सेम एनआईसी के भी जो अध्यक्ष होते हैं, वो जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं। तो इसके अध्यक्ष अभी कौन हो जाएंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। और एनआईसी बना है ये 1961 में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, 1961। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In which of the following years was the National Food Security Act enacted? देखो, बात हो रही है NFSA। ठीक है, इसको ना, NFSA को, इसको किस वर्ष बनाया गया था? ठीक है, तो बेसिकली ना इसको इनेक्ट किया गया था 2013 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एनएफएसए की ना फुल फॉर्म भी आ जाती है, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो एग्जामिनर ना इसकी फुल फॉर्म भी पूछता है। ठीक है, अब देखो, ये जो एनएफएसए है ना, बेसिकली क्या है इसमें, कि इसमें बात की गई है कि जो रूरल पॉपुलेशन है और साथ में जो अर्बन पॉपुलेशन है, ये तो एक हो गया रूरल पॉपुलेशन, और साथ में एक ये हो गया अर्बन पॉपुलेशन। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे कि 75% रूरल एरिया का और 50% अर्बन यानी कि शहरी एरिया का, यहाँ पे क्या करना है इसको, ये क्या करेंगे, फूड ग्रेन वगैरह प्रोवाइड करेंगे यहाँ के लोगों को। जो भी यहाँ पे जो यहाँ के जो पीडीएस है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहाँ पे जो टारगेटेड एरिया है, उस एरियाज में इतने परसेंट यहाँ पे चीजें ग्रेन वगैरह प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, देखो, In which year was Ram Leela inscribed on the UNESCO representative list of intangible cultural heritage of humanity? देखो, जो रामलीला है ना, उसको यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में कब ऐड किया गया था? तो देखो, हमारा जो ऑप्शन नंबर रामलीला वाला, हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2008 में इसको यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था रामलीला को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कुछ हम यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स की बात कर ले, क्योंकि एडिशनल में मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगी वो सारा आपको याद रखना है। ठीक है, तो एडिशनल में देखो, जो रम्मान है इसको 2009
2009 में इसको यूनेस्को में ऐड किया गया। और साथ में देखो छऊ डांस और ये कालबेलिया और ये मुदियट्टू, इन तीनों को ही 2010 में ऐड किया गया है इसको, ठीक है, शामिल किया गया है यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज साइट में। और यहाँ पे देखो कालबेलिया तो मैं आपको शायद कई बार बता भी चुकी हूँ, क्योंकि कालबेलिया इंपॉर्टेंट है। तो कालबेलिया जब आप याद रखेंगे कि 2010 में इसको ऐड किया गया था, तो साथ में आप ये भी याद रखिए ना कि इसको छऊ डांस को भी और मुडिएटू को भी, ठीक है। और बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, लद्दाख के जो बुद्धिस्ट है ना वहाँ पे जो चैंटिंग हम कह सकते हैं मंत्र वगैरह, उसको 2012 में यूनेस्को में शामिल किया गया। और संकीर्तना 2013 में ऐड किया गया। और साथ में ये जो है ना ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग द थेथरास ऑफ जंदियाला गुरु पंजाब। देखो पंजाब के जो जंदियाला गुरु है उनके थ्रू जो ये कॉपर के कुछ क्राफ्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं ना, इसको ऐड किया गया था यूनेस्को में 2014 में। और नौरोज और योगा, ठीक है, इसको 2016 में। और कुंभ मेला 2017 में। और दुर्गा पूजा 2021 में। देखो कुंभ मेला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुंभ मेला से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे याद रखेंगे 2017 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हेन वॉज द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन फॉर्म। जो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन है यानी कि जो भारतीय सुधार संघ है, वो कब बना था, ठीक है, इसको कब फॉर्म किया गया था। तो देखो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1870 में इसको रिफॉर्म किया गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन है ना, इसके जो फाउंडर रहे हैं ये रहे केशव चंद्र सेन रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने ना क्या किया था, 1857 में ब्रह्म समाज को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड इन इंडिया चाइल्ड न्यूट्रिशन फोकस्ड स्कीम दी ICDS मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वॉज लॉन्च इन। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड में ना चाइल्ड न्यूट्रिशन पर फोकस किया गया था, ठीक है। तो चाइल्ड न्यूट्रिशन पर फोकस करने के लिए ना ICDS लाया गया था, ठीक है। तो ICDS ये लाया कब गया था, तो देखो इसको लाया गया था 1975 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन से ये तो याद रखेंगे कि 1975 करेक्ट आंसर है, साथ में ICDS की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, क्योंकि देखो हमें एक क्वेश्चन का सिर्फ आंसर रट के याद करके नहीं जाना है, उसके जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो सारे हमें पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का काम होता है क्वेश्चन आंसर्स को बनाना, वो कहीं से भी डिफिकल्टी का लेवल पूछ लेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन करा रही हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 15 ही याद करेंगे, एडिशनल के सारे याद करेंगे। और ये भी देखते हुए चलना है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया हुआ है। देखो ये आया हुआ है ना आपका SSC स्टेनो 2024 के एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ना पहले। हाँ देखो जो ICDS स्कीम है ना, बेसिकली ये क्या करती है, ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि जो 6 साल तक के बच्चे हैं ना, जो 6 साल तक या उससे छोटे बच्चे हैं, साथ में जो प्रेग्नेंट जो वुमेन्स है और लैक्टेटिंग मदर्स है। लैक्टेटिंग मदर्स मतलब जो स्तनपान कराती है, जो बच्चों को दूध वगैरह पिलाती है। और कुछ वुमेन जो 16 से 44 साल के बीच में है, तो उनको क्या करती है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सर्विसेज प्रोवाइड में हम कह सकते हैं कि इसका जो गोल है वो, जैसे कि ये हेल्थ हेल्थ सेक्टर, हेल्थ है उनका, न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है, ठीक है। तो इनको इम्प्रूव करना बेसिकली, ठीक है, यानी कि इनके हित के लिए इनकी हेल्प करना, मतलब कि इनके अच्छे के लिए इनकी हेल्प करना, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना द कॉस्ट ऑफ यूनिट असिस्टेंस इज shared between central and state government in the ratio dash in plain areas। देखो हमें यहाँ पे बात हो रही है ना कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है ना, इसमें ना जो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने ना कुछ कोस्ट शेयर कर रही कि अ, कुछ कोस्ट शेयर कर रखी है कि इतना हम देंगे, इतना सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और इतना स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो यहाँ पे जो उसका जो शेयरिंग का जो रेशो है ना, ये बताना है कि कितना है। तो देखो बेसिकली ना इसमें 60-40 का रेशो रखा गया है कि कहीं पे कोई काम करवाना है कुछ भी, तो
जो सेंट्रल है वो 60% देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ की वो 40% देगी, यानी कि इतना तो उनको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60-40 का रेशो यहाँ पे हमें बताया गया है। ठीक है, देखो 2024 का ही क्वेश्चन है ये, लास्ट ईयर का ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, जिसको कि पी में जे, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो स्कीम है ना, देखो यहाँ पे दिया हुआ है डेट 2016। देखो सबसे पहले इस स्कीम को ना लाया गया था 1985 में, इंदिरा गांधी की जब सरकार थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी की सरकार में ये इस स्कीम को लाया गया था। बेसिकली उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, बाद में ना इसको, इसका मतलब नाम भी चेंज कर दिया गया, और अभी 2016 में इसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। ठीक है, नवंबर 2016। इट फैमिलीज एंड दोज लिविंग इन डिलापिलेटेड और कच्चा हाउस, देखो बेसिकली इसमें, अच्छा यहाँ पे है ना एम टू प्रोवाइड, देखो बेसिकली इसमें बात हो रही है कि जो भी लोग हैं ना, जो हाउसलेसेस फैमिलीज हैं, या बहुत गरीब फैमिलीज है, या फिर जो बहुत ही डिलापिडेटेड यानी कि कच्चे हाउसेस में रहते हैं, बहुत टूटा फूटा मकान में रहते हैं, या झोपड़ी वगैरह में रहते हैं, तो बेसिकली ना उनको हाउस प्रोवाइड करना और बेसिक अमेनिटीज प्रोवाइड करना। ठीक है, और इसमें टारगेट किया गया है कि 2.95 करोड़ हाउसेस दिए जाएंगे 2024 तक। अब देखो 2025 भी आ गया है, मैं तो सुनने में, मैं तो ये देख रही हूँ कि सारी झुग्गी झोपड़ी को तोड़ रहे हैं और देख कुछ भी नहीं रहे हैं। जैसे आप भी अगर न्यूज़ देखेंगे ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये वाली झुग्गी तोड़ दी, कहीं मद्रासी कैंप तोड़ दिया, कहीं जहांगीरपुर की झुग्गी तोड़ दी, कहीं सीलमपुर की झुग्गी तोड़ दी, है ना। तो यहाँ पे देखो, हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं कि 2016 में की स्कीम आई थी कि 2024 तक इतने इतने करोड़ हाउसेस प्रोवाइड करेंगे गरीब लोगों को, बट अभी तो गरीबों को ये जो गवर्नमेंट है यहाँ से हटा ही रही है। ठीक है, तो एक तरह से मैं कहूँ तो गलत है ऐसा करना, बट ठीक है, हमें तो अभी पढ़ना है ना। ठीक है, बाकी हमें ये सब चीजें भी थोड़ा सा पता होना चाहिए आसपास क्या चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना, इतना आपको समझ में आया, 60-40 का रेशो चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स की मैं बात करूँ ना, तो वहाँ पे जो कोस्ट शेयरिंग का जो रेशो है ना, वो रखा है 90 और 10 का, यानी कि जो ऊपर के एरियाज है हिमालयन स्टेट्स के आसपास, तो वहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ने बोला है कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, आपको जो रेशो मेन याद रखना है 60-40 का। ठीक है, और दिस स्कीम रिस्ट्रक्चर इन इंदिरा आवास योजना, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि स्कीम पहले ही लाई जा चुकी है 1985 में। ठीक है, कि सबको हाउसेस प्रोवाइड किए जाएंगे, पर अभी 2025 आ गया, अभी तक किसी को हाउस ही नहीं मिला है। खैर छोड़ो, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट इनिशिएटेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील स्कीम इन एलिमेंट्री स्कूल, बताना है कि कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जिसने कि स्कूल्स में ना, जो एलिमेंट्री स्कूल्स है ना, एलिमेंट्री स्कूल मतलब प्राइमरी स्कूल्स में मिड डे मील की स्कीम शुरू की थी सबसे पहली बार। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर हम अब देखें ना, तो बहुत सारे स्कूल में, दिल्ली में भी आप देखेंगे बहुत सारे स्कूल में मिड डे मील की शुरुआत हो चुकी है, और वो भी अभी से नहीं, बहुत पहले से। ठीक है, तो देखा जाए तो तमिलनाडु गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल थी ये। और देखो, इस इस स्कीम को, मिड डे मील को, इसको लाया गया था 1956 में, जो तमिलनाडु के सीएम थे ना, के कामराज, उनके द्वारा लाया गया था। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे कि इनके नाम से ना, ये क्वेश्चन याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा। देखो इनका नाम है के कामराज, तो हम ये कह सकते हैं ना कि मिड डे मील स्कीम लाके इन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया, और उनका नाम भी है कामराज, है ना, तो ऐसे हम याद कर लेंगे। और देखो इसको लाया क्यों गया था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो यही है जानना। तो देखो क्या होता है कि कुछ लोग ना काफी गरीब होते हैं, खाने पीने को नहीं होता, स्कूल जा रहे होते हैं, तो किसी ना किसी रीजन से वो स्कूल छोड़ देते हैं। ड्रॉप आउट रेट्स, मतलब क्या होता है, स्कूल छोड़ देते हैं तो स्कूल में बच्चे कम हो जाते हैं, उनके जो ड्रॉप आउट रेट्स है वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, और वो आगे, सोचो ना, जिसके पास रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए, वो पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं दे पाएगा। पहले उस किसी भी इंसान के लिए सबसे पहले ज्यादा जरूरी है 2 टाइम का खाना, उसके बाद है पढ़ाई। ठीक है, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया है, खाना देना प्रोवाइड किया, जिससे कि क्या होगा, जो बच्चे स्कूल छोड़ने वाले थे ना, जो बच्चे स्कूल को छोड़ने वाले थे, अब वो नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो, उनको ऐसा लगेगा कि हमें तो खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, और दूसरा रेट,
दूसरा रीज़न देखो, दूसरा इस रीज़न हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे जो बहुत गरीब हैं, वो खाने के लालच में यहाँ आएँगे, है ना? उनको लगेगा कि पढ़ाई का तो नहीं सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि हाँ, हमें 2 टाइम का खाना मिलेगा या जो हमें कुछ-कुछ चीज़ें खाने को जो मिलेगी, तो इस वज़ह से वो क्या करेंगे, वो स्कूल आएँगे, ठीक है? इससे क्या होगा, बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा हो पाएगा और एक थोड़ा-सा गरीबी को दूर कर पाएँगे, एजुकेशन जो लिटरेसी रेट है वो अच्छी हो पाएगी, है ना? तो एक तरह से बहुत अच्छी पहल थी ये। तो ये याद रखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, देखो सबसे पहले देख लो आया कौन-सी एग्ज़ाम में, एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम में आया हुआ है ये। और ये तो लेटेस्ट लिखा हुआ है कि लेटेस्ट इस एग्ज़ाम में आया हुआ है। बट मैं कहूँ ना, तो ये क्वेश्चन मे बी 10 टू, 1 मिनट ये लिखने में नहीं बन रहा, 10 टू 15 टाइम्स मैं कह सकती हूँ ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ये मिड डे मील वाला, क्योंकि जब गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम कर रही होती है ना किसी फील्ड में, किसी चीज़ के लिए, तो ऐसे क्वेश्चंस का आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोचो ना, 1956 में ये स्कीम आई थी, बट अभी तक ये क्वेश्चन में अभी तक आ रहा है। तो एक अच्छी पहल थी ना किसी किसी सीएम के द्वारा, है ना? तो याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ईयर वॉज द पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च्ड। ये जो हमारा मिशन है पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको कब लाया गया था? देखो, इसको लाया गया था ऑप्शन नंबर सी, 2021 में लाया गया था। और इससे रिलेटेड ना एक स्कीम और है, वो भी मैं आपको बता दूं। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से बताती हूँ, एडिशनल अच्छे से बताती हूँ फिर मैं आपको। देखो, 2021 में इसको नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया, ठीक है? और बेसिकली इसमें बात क्या हुई थी कि इसमें फोकस किया जाएगा कि लोगों के हेल्थ केयर पे, ठीक है? लोगों के हेल्थ केयर में फोकस किया जाएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड ना एक स्कीम और थी 2000, पीएमजे। ये जो मैं बता रही हूँ ना पीएमजे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसकी फुल फॉर्म बता दूं मैं पहले, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है? इसको लाया गया था 2018 में, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2018 में इसको लाया गया था। और बेसिकली इसका भी काम था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना, ठीक है? हेल्थ के सेक्टर को सुधारना था। और इसमें ना लोन का कई बार एग्जामिनर पूछता है, इसमें लोन की बात की गई थी कि इसमें ना 5 लाख लोन का नहीं, बीमा कवरेज का, हाँ, इसमें 5 लाख तक का बीमा कवरेज दिया जाएगा, है ना? 5 लाख तक का बीमा कवरेज पर ईयर दिया जाएगा। तो ये याद रखेंगे, ठीक है? तो मैं यही स्कीम बता रही थी आपको, ठीक है? तो याद रखेंगे इसना। नेक्स्ट पे चले। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे ना कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3। अच्छा, यहाँ पे उड़ान स्कीम के बारे में बताना है। उड़ान, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है? तो उड़ान स्कीम के बारे में बताना है। देखो, द उड़ान स्कीम हैज completed 5 years since its implementation in 2017। देखो, 2017 में उड़ान स्कीम लाया गया। तो पहला देख लेते हैं, एक मिनट में इसको हटा दूंगा, नहीं, हाँ, देखो, पहला जो है ना हमारा, ये पहला, दूसरा और साथ में ये तीसरा। तो उड़ान स्कीम को 2017 में लाया गया था, बिल्कुल सही है ये। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब दूसरा देख लेते हैं। इट इज़ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के तहत लाया गया था। तीसरा है, द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस स्कीम। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, वो इस एजेंसी को इम्प्लीमेंट करने वाली, उसने इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है। देखो, ऑप्शन नंबर ना 3 हमारा करेक्ट है, 2 नहीं है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं लाया गया है। तो पहला करेक्ट है, और दूसरा तो हमारा दूसरा बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, और तीसरा करेक्ट है हमारा, ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको काट दो, फर्स्ट सेकंड तो गलत था,
ओनली थर्ड नहीं, इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ओनली 1 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर डी 1 एंड 3 ये करेक्ट हो जाएगा। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, बता चुकी हूँ मैं। और ये इस इनिशिएटिव को ना लाया गया है, इसलिए लाया गया ताकि जो जो रिमोट और रीजनल एरियाज है ना, मतलब जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, दूर दराज के एरिया में जो लोग रहते हैं ना, उनके लिए ना एयर ट्रेवल जो है ना वो काफ़ी अफोर्डेबल, मतलब किफ़ायती और सुलभ बनाया जा सके, इजीली इजी बनाया जा सके। और देखो इस स्कीम को लाया गया था 2016 में एक नेशनल सिविलेशन पॉलिसी के तहत। ठीक है, बट इसको लागू किया गया है 2017 से। ठीक है, और देखो इसमें क्या है कि जैसे कुछ छोटे शहर हैं और रूरल एरियाज़ हैं, उनको भी एयरलाइन से कनेक्ट करना, ताकि जो वहाँ के जो आम लोग हैं वो भी हवाई यात्रा कर पाए। उनको ऐसा ना लगे कि बहुत बड़ी चीज़ होती है हवाई यात्रा करना, वो एक अफोर्डेबल प्राइस में ये हवाई यात्रा कर पाए। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा इसको लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो इन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बेनिफिशरीज आर प्रोवाइडेड विथ हाउ मच अमाउंट एवरी ईयर। ये जो एक स्कीम है ना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके अंतर्गत ना अंडर में जो बेनिफिशरीज है जो इसका लाभ उठा रहे हैं उनको ना कुछ अमाउंट प्रोवाइड करने की बात की गई है। तो उनको कितना अमाउंट दिया जाएगा पर ईयर? देखो पर ईयर इनको दिया जाएगा 6,000 रुपये किसानों को। ठीक है, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना है तो किसानों को पर ईयर 6,000 रुपये दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखो इसके इसके अंदर अंडर में 6,000, एक मिनट, ये ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म, हाँ इधर आ जाते हैं। और देखो इसमें ना पर ईयर ना 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट होगा हर 4 महीने में। ठीक है, और देखो डायरेक्टली ना इसमें इसमें होता क्या है कि आपके अकाउंट में ना डायरेक्टली पैसे पहुंच जाते हैं, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा आपके अकाउंट में। और फैमिलीज के लिए एक तरह से देखा जाए तो अच्छी चीज़ है ये। और इसको लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। ठीक है, अच्छा देखो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसको लॉन्च किया गया था। अरे ये क्या हो गया? हाँ, तो इसको लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 को, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, देखो इन विच ईयर वॉज द एमपी लेट्स स्कीम इम्प्लीमेंटेड। ये जो एक स्कीम है ना एमपी लेट्स, मैं इसको शॉर्ट में एमपी लेट्स बोल रही हूँ। ठीक है, MPLADS स्कीम, इसको कब लाया गया था? तो देखो इसको लाया गया था तो 1993 में। बेसिकली देख लेते हैं एमपी लेट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड स्कीम है ये। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था 1993। देखो पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं एमपी लेट्स की। ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसका जो एम है ना वो जो एमपीज होते हैं ना, जैसे कि वहाँ के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के सांसद होते हैं, उनको बेसिकली ना सशक्त बनाना हम कह सकते हैं। और इसके अंडर में ना जैसे कि कुछ एरियाज़ में दिया जाता है ना हर एमपी को, तो कुछ एरियाज़ में जैसे कि वहाँ की चीज़ों को सुधारना, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़, प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ वगैरह, सैनिटेशन का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का, इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं कि वो अपने यहाँ की चीज़ों को ठीक करवा के रखें, है ना। तो जैसे इसमें बात हो रही है कि एमपीज़ को ना हर साल 5 करोड़ रुपए दिया जाएगा, और इसका जो इंस्टॉलमेंट होगा 2.5 करोड़ ईच का होगा। ठीक है, तो एक तरह से अच्छा है ये। और देखो खर्चे तो होंगे ही, पर एक अच्छी पहल ये है कि यहाँ के आसपास के जो जो एरियाज है वहाँ पे जो एमपीज है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो ध्यान दे पाएंगे, और यहाँ पे चीज़ों की जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें पूरी हो पाएंगी। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द मैक्सिमम प्रीमियम पेएबल बाय द फार्मर्स विल बी डैश फॉर ऑल खरीफ फूड एंड ऑयल सीड। देखो यहाँ पे बात हो रही है ना कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना उसके तहत ना जो भी जितनी भी खरीफ की फसलें हैं और साथ में ये ऑयल सीड क्रॉप है, उसमें लेना उसके लिए फार्मर्स को ना थोड़ा सा एक अमाउंट पे करना होगा। ठीक है,
तो वो जो उसका जो रेशियो है, उसका जो परसेंटेज वो पूछा गया है कि कितना उनको पे करना है। ठीक है, तो इनको देखो टोटल ना 2% पेएबल होगा इनके लिए। ठीक है, 2% इनको पे करना होगा इसके लिए। ठीक है, और देखो आया हुआ एसएससी सीजीएल 2024 में। ठीक है, देखो सीजीएल के एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे इसमें से। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये इसको लॉन्च किया गया था 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और बेसिकली ना ये फार्मर्स की जो क्रॉप है ना उसके लिए एक तरह से इंश्योरेंस का काम करेगी कि उसकी जो फसल है वो ठीक रहे। ठीक है, और इसको ये आता है बेसिकली वन नेशन एंड वन स्कीम कंसेप्ट के तहत। ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें क्या ध्यान देना है, और नहीं ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखेंगे कि ये वन नेशन वन स्कीम्स को फॉलोज करता है। ठीक है, इतना याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव। ये जो स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव लाया गया है ना, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इसका जो पहला उद्देश्य वो किस लिए लाया गया है। तो देखो मैं बताऊं आपको कि जो स्टैंड अप इंडिया का जो ये जो इनिशिएटिव है ना, बेसिकली वो लाया गया है SC ST और वुमेन्स के लिए। ठीक है, ताकि वो अपने अपने रोजगार को शुरू कर सके। अगर वो कोई काम करना चाहती है, कोई रोजगार शुरू करना चाहती है, कोई दुकान या कुछ भी करना चाहती है, तो उनको बेसिकली होगा क्या कि बैंक से ना थोड़ा सा लोन मिल जाएगा, ताकि उनको किसी और के आसपास हाथ ना फैलाना पड़े। तो इस स्कीम के तहत ऐसी फीमेल्स जो आगे कुछ करना चाहती है, जो कुछ नहीं कर पाई है, या उनको करने के लिए पैसा नहीं है उनके पास, तो गवर्नमेंट ये सारे पैसे उनको प्रोवाइड करेंगी। क्योंकि क्या होता है, जो SC ST की जो वुमेन्स होती है, वैसे तो अदर भी होती है, बट क्या होता है कि ये लोग ना आगे कई कई बार कुछ नहीं कर पाती है, और कई बार नहीं पढ़ पाती है, या आगे कुछ अच्छा करना चाहती है तो नहीं कर पाती है। तो गवर्नमेंट फुल सपोर्ट कर रही है कि आप आओ हमसे लोन लो, और आप अपने काम को स्टार्ट करो, दूसरों को भी काम दो, खुद भी कमाओ, दूसरों को भी कमाने दो, लाइक इस तरह से, है ना। तो देखो हमारा जो ऑप्शन नंबर है ना, C, ये करेक्ट हो जाएगा। टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स फॉर SC ST एंड वुमेन्स एंटरप्रेन्योर। ठीक है, बाकी ये सारे हटा दो, ये सब हमारा करेक्ट नहीं है, ओनली ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा स्कीम है ना स्टैंड अप इंडिया, इसको लाया गया है 2016 में, बेसिकली वुमेन्स के लिए SC ST के। और इसमें जो बैंक है ना वो हमें ऑफर करता है कि अब हम 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी बिजनेस को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, और इस इनिशिएटिव का जो एम है ना, इसका जो उद्देश्य है ना, बेसिकली वो इकोनॉमिक ग्रोथ को मजबूत करना है। ठीक है, और जॉब्स को क्रिएट करना है, ताकि लोग जॉब कर पाए, उनके पास बेहतर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी हो, वो अपने काम को आगे बढ़ा पाए। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द जॉइंट डिजिटल स्किल्स इनिशिएटिव फॉर एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू डिजिटल स्किल्स बाय नेशनल कैरियर सर्विस एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। बात हो रही है कि जो नेशनल कैरियर सर्विस और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, इसके द्वारा ना कुछ डिजिटल स्किल्स की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो एम्प्लॉयबिलिटी के लिए कुछ डिजिटल स्किल्स की शुरुआत की गई है। तो ये जो डिजिटल स्किल्स की इनिशिएटिव है ना, ये कौन सी है, क्या नाम है इसका। देखो ऑप्शन में कितने सारे दिए हुए हैं, DG सक्षम, ये वो, विद्या विद्यादान, शिक्षा वाणी स्वयं। ठीक है, देखो हमारा जो करेक्ट आंसर है ये है DG सक्षम। मतलब डिजिटली हमें वो सक्षम बनाएगा कि हमें डिजिटली किसी भी काम को कैसे करना है, हमें डिजिटल से ये स्किल्स सिखाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर है। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो ये जो DG सक्षम है ना, इस प्रोग्राम को लाया गया था 2021 में, लॉन्च किया गया था। और इस प्रोग्राम को लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसका जो गोल है, इसका जो लक्ष्य है वो है टू हेल्प जॉब सीकर बिकम मोर एम्प्लॉयबल। यानी कि जो भी जॉब वगैरह ढूंढ रहा है उसको डिजिटल स्किल्स सिखा कर, ताकि वो अच्छी जॉब ढूंढ पाए, अच्छी अर्निंग कर सके। ठीक है, कुछ अदर इनिशिएटिव्स देख लेते हैं जो कि यूथ के लिए लाया गया है। तो वो हो जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यूथ के लिए लाया गया। नेशनल करियर सर्विस लाया गया। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें उसमें कुछ कौशल स्किल्स वगैरह सिखाया जाएगा, है ना। तो ये कौशल विकास योजना 3.0। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये सारे ही यूथ के लिए लाया गया है।
ताकि यूथ अच्छा कर पाए, आगे बढ़ पाए, है ना, अच्छी जॉब मिल पाए उसे। ठीक है, तो देखो हमारा ये खत्म हो गया है। अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।